मेरा नाम अंजलि है। मैं एक बहुत ही बड़े ख़ानदान की लड़की थी। मैं अपनी मम्मी-पापा की इकलौती संतान थी। मेरे पापा उस गाँव के प्रधान थे। मेरे पापा के भाई भी हम लोगों के साथ ही रहते थे। हमारा भरा पूरा परिवार था। मैं जब स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तो मेरा मेरा एडमिशन एक कॉलेज में करा दिया गया। मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मुझे एक लड़के से प्रेम हो गया था। मैं उस लड़के से काफ़ी पसंद करती थी और प्रेम करती थी, और वह लड़का भी मुझसे काफ़ी प्रेम करता था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी चाहते थे, लेकिन हम दोनों का गांव एक ही था। यह बात धीरे धीरे हमारे गांव के लोगों को पता चल गई और मेरी पढ़ाई छुड़ा दिया गया और मुझे घर में कैद करके रख दिया गया। पापा से बोलती थी कि पापा मैं सौरभ से प्यार करती हूँ, तो पापा इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। और पापा सौरभ के घर पर जाकर उसकी मम्मी पापा को काफ़ी धमकाते थे कि अगर आपका बेटा मेरी बेटी के साथ मिलने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसको जान से मार डालेंगे। हालांकि सौरभ एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता था। हम लोग बहुत ही ऊँचे खानदान के थे, इसीलिए हमारे पापा को अपने खानदान की पड़ी थी। हमारे खुशियों की हमारे पापा को कोई भी परवाह नहीं था। मेरे लिए पापा ने लड़का देखना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन सौरभ मुझसे मिलने के लिए आ गया। चोरी चुपके वह मुझसे मिलने आ गया। वह पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसको मेरे चाचा ने पकड़ लिया, लेकिन सौरभ भी बहुत जिद्दी था। वह बोल रहा था कि मैं अंजलि से प्रेम करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा, लेकिन मेरे पापा उसकी बात बिल्कुल नहीं माने और उसकी जान से उसको मारने की धमकी दिया और बांध दिया गया उसको एक खंभे से। मैं अपने कमरे से निकल कर गई और अपने पापा के पैर पकड़ के रोने लगी और अपने पापा से बोली कि अगर आप चाहते हो कि मैं सौरभ को भूल जाऊं तो आप सौरभ को एक बार केवल माफ़ कर दो। इसके बाद आप सौरभ को कभी माफ़ मत करिएगा। मैं सौरभ को आज के बाद भूल जाऊंगी और आपकी जहाँ मर्जी होगी वहीं मेरी शादी कर दी जाएगी। मैं सौरभ से कभी नहीं मिलूंगी। उसके जान के बदले मैं अपनी ज़िंदगी का सौदा कर लिया। पापा ने सौरभ को छोड़ दिया। सौरभ अपने घर चले गए और मैं अपने वादे के अनुसार शादी करने के लिए तैयार हो गई। पापा मेरे लिए दूर किसी गांव में रिश्ता ढूंढने लगे, क्योंकि आसपास के गांव में सबको पता चल गया था, इसीलिए मुझसे शादी करने को कोई तैयार नहीं था। पापा एक दूर गांव में मेरी शादी तय कर दिए। मुझे भी कोई शादी में दिलचस्पी नहीं थी। मेरी शादी तय समय के अनुसार हो गई। मैं जब अपने ससुराल आ गई तो मेरे पति अजय भी काफ़ी सुंदर था, लेकिन जो मेरा पहला प्यार था उसको कैसे भूल जाती। अपने अतीत को भूलना काफ़ी मुश्किल होता है। सौरभ को मैं भूल नहीं पा रही थी। अजय का परिवार भी काफ़ी लंबा चौड़ा था। अजय के परिवार में उसके पापा, चाचा, उसकी मम्मी और उसके भाई भाभियाँ भी थे। मैं सबसे छोटी थी, लेकिन अजय भी एक धनी खानदान से ताल्लुकात रखता था। उसके घर में काफ़ी ऐशो आराम और धन दौलत थे। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही अब चलने लगी। अजय हमें बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं अजय को वह प्यार नहीं दे पा रही थी जो कि मैं सौरभ से करती थी। देखते ही देखते हमारी शादी को 1 साल बीत गए, लेकिन एक दिन ऐसी घटना होती है कि अजय मुझे छोड़कर चला जाता है। अजय अपने जॉब से आ रहा था और उसके गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है और उसे एक्सीडेंट में अजय की जान चली जाती है। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अजय के मरने के बाद मैं अपने मायके गई। मायके में 6 महीना रहने के बाद मेरे पापा की इज्जत जाने लगी। मेरे पापा बोलने लगे कि विधवा बेटी को अपने घर में कितने दिन रखेंगे, आखिर तो उसको जाना ही ससुराल में है। अगर अपने पास रख लिया तो गांव वाले और समाज वाले मेरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उनके मन में नफरत होने लगेगी, क्योंकि मैं इस गांव का प्रधान हूं और मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तो गांव वाले मेरे पर क्या सोचेंगे। यह सारी बातें सोचकर मेरे पापा ने मेरे ससुर से बोलकर मुझे अपने ससुराल भेज दिया। जब मैं अपने ससुराल गई तो अकेले मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ससुर में सब लोग थे, लेकिन अजय के बिना मेरा ससुराल बिल्कुल भी खाली खाली हो चुका था। इसी बीच मेरी सास की भी देहांत हो चुकी थी। मेरी सास भी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। हालांकि मेरी सास मुझे बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद मैं और भी अकेली हो गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अपनी मम्मी को फ़ोन करती तो मम्मी मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। मम्मी पापा का हवाला देते हुए मुझे बोलती कि देख बेटा, तुम्हें पापा नहीं चाहते हैं कि तुम अपने मायके में आकर रहो, क्योंकि विधवा को कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए तुम्हें रहना तो वहीं पड़ेगा। धीरे धीरे मेरे पति को मरे हुए साल भर बीत गया। इसी बीच मैंने यह नोटिस किया कि जो मेरा ससुर था उसकी निगाहें मेरे ऊपर गंदी थी, क्योंकि मेरा ससुर भी गांव का प्रधान ही था और उसकी निगाहें मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती थी और मुझे ऐसी निगाहों से देखा था जैसे कि मैं उसकी बहू नहीं हूँ। मुझे उसके आसपास जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कभी मेरा हाथ पकड़ लेता, कभी पानी के बहाने आता और मेरे कमरे में घुस जाता। मुझे थोड़ा भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। यह सारी बातें मैंने माँ को बताया। माँ ने यह सारी बातें पापा को बताया। पापा की तरफ से आदेश आया कि जो भी है जैसा भी है तुम्हें रहना वहीं पड़ेगा। तुम्हें मायके में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और मायके में कोई जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें अपनी मम्मी पापा के घर नहीं आना है। फिर मैं क्या करती, मरता क्या न करता। मैं अपने मन को मनाकर वहीं पर रहने लगी। एक दिन ऐसा आया कि सभी लोग एक पार्टी में जा रहे थे। वहाँ
पर। मैं विधवा थी तो विधवा को जाने का आदेश नहीं था और मुझे जाने का कोई अधिकार नहीं था, इसीलिए उस पार्टी में मुझे नहीं ले जाया गया। मेरे ससुर ने यह बहाना बनाया कि बहू घर में अकेली है, अकेली कैसे रहेगी, मैं इसके साथ इस घर में ही रुक जाता हूँ, घर पर रहूँगा और देख रेख करूँगा। इतना सुनने के बाद तो मुझे और भी डर लगने लगा कि आज तो कुछ अनहोनी होकर रहेगी, क्योंकि घर के सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। और हुआ वहीं, जो ही सारे लोग वहाँ से चले गए, मैं अपने ससुर को खाना दे दिया और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर मैं अपने बिस्तर पर अभी लेटी थी तो ससुर मेरे पीछे से आकर मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इतना देखकर मैं तो बिल्कुल डर गई और मैं चिल्लाने लगी, यह आप क्या कर रहे हो। वह मेरे ससुर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और आवाज़ लगाने लगी। मेरा ससुर मेरा मुंह दबाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इतनी तेज़ से चिल्ला रही थी कि वह मेरा मुंह नहीं दबा पा रहा था। इतने में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और सारे लोग दरवाज़ा खटखटाने लगे। इतने पर मेरा ससुर ने अपना दिमाग लगाया और बाहर निकल के यह चिल्लाने लगा कि मेरी बहू चोरी कर रही थी और मैंने इसको पकड़ लिया तो यह चिल्ला रही है। यह घर के सारे जेवरात, घर के सारे पैसे, सारा सामान लेकर रुपया पैसा भाग रही थी। मेरा ससुर इतना शातिर था कि पहले से ही मेरा ससुर सारा पैसा, सारा गहना का इकट्ठा करके रख दिया था कि कोई भी आएगा तो मैं उसको यहीं दिखाऊंगा। मेरे कपड़े भी मेरे ससुर ने फाड़ दिया था। मैं वहीं की वहीं खड़ी की खड़ी चुपचाप सारा तमाशा देखती रह गई। अब तो मेरे मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। इतने में देखते ही देखते मेरे ससुर ने पुलिस को बुला लिया और बोला कि मेरे घर में यह चोरी कर रही थी, मेरे घर में कोई नहीं है और मैं बुढ़ा इंसान, इसको देखते हुए मेरी बहू मेरे घर में चोरी करके भागना चाहती थी। और जब मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा था तो उसने मुझ पर गलत आरोप लगाया कि मेरा ससुर मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। यह बात थाने पर पहुंच गई। जब मुझे थाने पर ले जाया गया तो मेरा ससुर ने थाने पर इतना सारा पैसा दे दिया और आदेश दिया गया कि मुझे इतना पीटा जाए कि मैं अपना पक्ष न रख पाऊँ और न रख सकूँ। वहीं हुआ, एक महिला सिपाही आकर मेरे साथ इतना मार पिटाई की और मेरे साथ इतना जुल्म की कि मैं सारे जुल्म को कबूल कर ली, लेकिन मैं भी सारे जुल्म को कबूल नहीं की, क्योंकि मैंने चोरी नहीं किया था तो नहीं किया, उसको क्या बोलते हैं। और मुझे ज़बरदस्ती बोल रही थी कि तुम कबूल करो कि तुमने चोरी किया है। लेकिन मेरे ऊपर कितना भी पीटा गया, पिटाई पड़ी, लेकिन मैंने स्वीकार चोरी का नहीं किया और मैं वहीं पे चुपचाप बैठी रही। तब थाने का दरोगा आ गया। दरोगा ने मेरी चीख सुनी और पुलिस को बुलाया और बोला कि कितने पैसे खाए हैं इसको पीटने के लिए, कितना बेरहमी से इसको पीट रही हो, और तुम इंसान हो या जल्लाद हो, मुझे गलती स्वीकार करने के लिए। लेकिन मैंने अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रही थी। अभी मैं अपनी साड़ी ठीक ही कर रही थी, क्योंकि मेरे ब्लाउज साड़ी फट चुके थे और मार की वजह से मेरे जख्म काफ़ी गहरे हो चुके थे। इतने में जेल का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर एक हट्टा कट्ठा इंसान मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इतना देखने के बाद मैं डर गई और उसको नीचे से ऊपर देखने लगी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पांव तले ज़मीन खिसक जाते हैं। देखते ही मैं उसको दौड़ के अपने गले लगा लेती हूँ और उसके गले लग के मैं फपक के रोने लगती हूँ। उधर ये दरोगा और कोई नहीं था, ये दरोगा सौरभ ही था। यह नज़ारा देख के सारा स्टाफ देखता रह जाता है जेल का और सोचता है कि इस लड़की और इस दरोगा के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है, और सौरभ भी मुझसे लिपट के रोने लगता है। सौरभ मुझे समझाते हुए बोला कि पहले तुम चुप हो जाओ, अपना आंसू पोंछो, और मेरे को एक चादर ला कर देता है और बोलता है कि यह चादर ओढ़ लो। थोड़ी देर के बाद सौरभ मुझे जेल से बाहर निकालता है और अपनी गाड़ी में बैठाकर मुझे अपने रूम पे ले जाता है। रूम पर ले जाने के बाद सौरभ बोलता है कि सबसे पहले तुम खाना खा लो, लेकिन मैं बोली कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तब सौरभ मुझे पानी का गिलास देता है और बोलता है कि अब बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने सौरभ को सारी बातें बता दिया। सौरभ की आंखों से आंसू आने लगे कि उसे उस दिन भी हमारे प्यार के बीच तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे घर वाले की इज्जत एक नहीं जाने लगी, और आज भी तुम्हारे घर वाले और घर वालों की इज्जत अपनी बेटी से बढ़कर हो गया था कि तुम अपनी मम्मी पापा से बोल भी रही थी, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा अपनी इज्जत बचाने के लिए इस चीज़ को नहीं समझे और समझना भी नहीं चाहते हैं। सौरभ से पूछा कि अच्छा यह बताओ कि तुम दरोगा कब बन गए। तब सौरभ ने बताया कि जब तुम्हारी शादी हो गई तब मैं वह गाँव छोड़ दिया था। गाँव छोड़ने के बाद मैं शहर आगे बस गया और काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी मन लगाकर पढ़ाई किया, और अपनी मेहनत और अपनी लगन के दम पर मैंने दरोगा का पद हासिल कर लिया। अभी इतना बात हो रहा था तब सौरभ ने अपने नौकर से बोला कि मुझे खाना दे दे, और सौरभ बोला कि तुम यहीं रहो, मैं अभी थाने से आता हूँ। सौरभ थाने गया और थाने पर जाने के बाद सौरभ ने रिपोर्ट सारी देखी और FIR देखा, और उस
लेडीज़ से फिर से बुला के पूछा कि तुम बोलो कि पीटने के लिए कितना पैसा ली हो। तब उस लेडीज़ ने, पुलिस लेडीज़ ने बोला कि मुझे 50,000 मिले थे। इसमें झूठ का रिपोर्ट तैयार करने के लिए सौरभ उसी रात अपनी गाड़ी में बैठा और जाकर मेरे ससुर और मेरे घर वालों को गिरफ्तार करके लाया। मेरे ससुर को जेल में बंद कर दिया गया और सौरभ ने उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया और उसे सारा चीज़ खुलवा लिया। सौरभ सुबह में घर आया तो मैं सो रही थी। सौरभ ने मुझे जगाया नहीं और अपने नौकर से बोलकर मेरे लिए चाय और पानी का बंदोबस्त करा दिया। मैं जब सुबह उठी तो सौरभ अपनी ड्यूटी फिर से जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं सौरभ से पूछा कि क्या तुम रात भर बाहर थे? सौरभ ने बोला कि हाँ, तुम्हारे गुनहगार को सजा देने गया था, जो कि मैं पकड़ के और उसको लॉकअप में बंद कर दिया हूँ। थाने में सुबह मेरे जेठ और जेठा देवर सभी लोग वहाँ पे आ गए थे और पापा को छुड़ाने के लिए आए थे, क्योंकि वह भी तो गांव के प्रधान थे और एक प्रधान जब जेल जाता है तो उसकी कितनी बेइज्जती होती है, यह तो वहीं अब समझ रहे थे। मेरे जेठ ने मेरे पापा को फ़ोन किया और बोला कि यहाँ का जो दरोगा है वह आपकी बेटी को अपने घर ले गया है और लगता है कि यह दरोगा इसी गांव का है, क्योंकि सभी लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि यह लड़की और यह दरोगा के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है और यह दरोगा उसी गांव का रहने वाला है। तब मेरे पापा ने अपने गांव से थाने आए। थाने आने के बाद सौरभ से बोला मेरे ससुर को छोड़ने के लिए। सौरभ ने मेरे पापा को अपने गाड़ी में बैठाया और रूम पर ले आकर मेरी हालत दिखाई। सौरभ ने मेरे पापा ने बोला कि देखो तुम प्रधान जी को छोड़ दो, लेकिन सौरभ ने बोला कि आप कैसे पिता हो, पिता के नाम पे आप कलंक हो, आप कहलाने लायक नहीं हो। जब आपकी बेटी ने आपको बोला कि मुझे यहाँ पर किसी भी अनहोनी का खतरा है, किसी भी चीज़ का डर है, तो आपने उसका साथ न देकर अपने समाज का साथ दिया, अपने समाज के लिए अपनी विधवा बेटी को उस नर्क में झोंक दिया जो कि कोई भी पिता नहीं झोंकता है। अपना सर झुकाए चुपचाप सुन रहे थे। सौरभ ने बहुत उनको खरी खोटी सुनाया। आपकी बेटी मेरे पास रहती है, इसमें आपकी बेइज्जती हो रही है और आज अब अपनी बेटी को लेने आए हो और प्रधान जी को छुड़ाने आए हो, लेकिन उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत थी, आपसे दुहाई की भीख मांग रही थी, पापा मेरे यहाँ खतरा है, लेकिन उस दिन आपने अपनी बेटी को एक नहीं सुनी। फिर से समाज के ताने और समाज के डर से अपनी बेटी को लेने गए, नहीं आए। मैंने पापा से बोला कि पापा आप मेरे लिए मर गए हो, मेरे लिए ना तो कोई मम्मी है ना तो कोई पापा है, क्योंकि मेरी खुशियों की नज़र आप ही ने लगा दिया है। मैंने बोला कि मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगी और मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बेटी को बेटी नहीं समझा जाता है। दूसरे की बहू बेटियों को वह लोग कदर नहीं करते हैं। केवल उन लोगों को पैसों से प्यार है, समाज से। इसके अलावा उन लोगों को किसी से भी प्यार नहीं है। जज्बात क्या होता है उन लोगों को नहीं पता है। अब मैं ना तो उसके घर जाऊंगी और ना तो उसके घर जाऊंगी और ना तो आपके साथ रहूंगी। मैं रहूंगी सौरभ के पास, भले ही ये मुझे रखैल बनाकर नौकर बना के रखे, लेकिन मैं रहूंगी इसी के पास। इतना सुनने के बाद मेरे पापा वहाँ से चले गए। मेरे ससुर को नहीं छुड़ा पाए। उनकी सारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई जो कि उन्होंने मेरे साथ की थी। सौरभ ने मुझे बोला कि देखो अंजलि, मैं आज भी शादी नहीं किया हूँ। अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो और तुम मेरे साथ रह सकती हो, यह तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाऊंगा और न बनाना चाहता हूँ। मैं सौरभ के हाँ में हाँ मिला दिया। सौरभ भी चाहता था मुझसे शादी करना। हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर लिया और सौरभ ने अपना ट्रांसफ़र इस शहर से दूसरे शहर में करा लिया और हम दोनों की गृहस्थी आगे चलने लगी। तो दोस्तों आप बताओ कि उसमें अंजलि की क्या गलती थी और सौरभ की क्या गलती थी? प्रधान जैसे लोग ही अपने समाज को कलंकित करते हैं, अपनी बेटियों को कलंकित करते हैं, क्योंकि अपनी बेटियों को बेटियां नहीं समझते हैं, अपनी बहू को बहू नहीं समझते हैं। और अंजलि के पापा सबसे बड़े गुनाहगार तो वो थे, अपनी बेटी के दुख में उसका साथ नहीं दिए। आप लोग बताओ दोस्तों कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी और जो यह समाज में हो रहा है वह गलत हो रहा है या सही हो रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।